कहानी की शुरुआत में हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैटी होता है। उसका सपना होता है कि वो एक मॉडल बने, पर फिलहाल वो अपने जीवन में संघर्ष कर रही होती है और पैसों की कमी के कारण एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती है। कैटी को मॉडलिंग के क्षेत्र में एक भी काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफी उदास रहने लगी थी। एक दिन कैटी एक रेस्टोरेंट में अपनी एक महिला मित्र के साथ होती है। उसकी मित्र उसे बताती है कि उसे फोटो शूट करना होगा और अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना होगा, जिससे उसे मॉडलिंग का काम आसानी से मिल सके। कैटी अपने दोस्त से कहती है कि क्या वो किसी फोटोग्राफर को जानती है। इस पर उसकी दोस्त कहती है हाँ, लेकिन वो काफी महंगा चार्ज करता है। फिर जब कैटी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही होती है तब उसे रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग फोटोशूट का एक ऐड दिखाई देता है। ये देखकर कैटी को बहुत खुशी होती है और वो नोटिस बोर्ड से फोटोग्राफर का नंबर ले लेती है। इसके बाद कैटी जब अपने अपार्टमेंट में आती है तब वो अपने पड़ोसी लड़के को चूहा भगाते हुए देखती है। ये देखकर कैटी उसकी मदद करती है। फिर कैटी अपने कमरे में आकर फोटोशूट वाले नंबर पर कॉल लगाती है और कहती है मुझे फोटोशूट करवाना है। तब दूसरी तरफ से इवान नाम का लड़का कैटी से कहता है तुम्हें फोटोशूट से पहले अपनी फोटो भेजनी होगी। इसके बाद कैटी अपने फोन से अपनी फोटो भेज देती है, जिसके बाद उसे अगले दिन एक पते पर बुलाया जाता है। अगले दिन जब कैटी इवान की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तब उसे एक मॉडल लड़की दिखाई देती है, जिसका इवान फोटोशूट कर रहा होता है। इवान कैटी को देखकर दूसरी मॉडल को वहां से जाने को कहता है। यहाँ इवान कैटी को अपने दो भाइयों से मिलवाता है, जिनमें एक का नाम जॉर्जी होता है और दूसरे का नाम निकोलाई होता है। यहाँ जॉर्जी कैटी को अजीब तरीके से घूरने लगता है, मानो वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद कैटी इवान के कहने पर अपनी ड्रेस बदलती है और अपना फोटो शूट करवाना शुरू करती है। इवान कैमरे से फोटो क्लिक करते करते रुक जाता है और कैटी से कहता है तुम्हें ग्लैमरस दिखने के लिए कम कपड़ों में फोटो शूट करवाना होगा। पर कैटी को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो मना कर देती है। मगर इवान उसे समझाने लगता है कि देखो मॉडल बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। कैटी को ये सब नहीं करना था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैटी जब जॉगिंग करके घर लौटती है तब उसके दरवाजे पर जॉर्जी आता है। उसे देखकर कैटी थोड़ी डर जाती है। फिर वो उससे पूछती है क्या काम है। वो उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है और कहता है इसमें तुम्हारी तस्वीरें हैं। कैटी कहती है मुझे नहीं चाहिए, पर जॉर्जी जिद करते हुए कहने लगता है तुम तस्वीरों में काफी सुंदर लग रही हो। कैटी को ना चाहते हुए भी फ्लैश ड्राइव लेनी पड़ती है। कुछ देर के बाद हम जॉर्जी को देखते हैं जो कैटी की तस्वीरें देख रहा होता है, यानी कि वो उसे पाना चाहता है। रात में कैटी अपना दरवाजा लॉक करके बिस्तर में सोने चली जाती है। आधी रात में जब कैटी की आंख खुलती है तब वो देखती है कि जॉर्जी उसके कमरे में है और उसका फोटो क्लिक कर रहा है। कैटी इस तरह जॉर्जी को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और गुस्से में उसे यहाँ से जाने को कहती है। जब जॉर्जी नहीं जाता तो कैटी टेजर गन से उस पर हमला करती है, जिसके चलते जॉर्जी नीचे गिरकर दर्द के मारे कांपने लगता है। कैटी जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जॉर्जी उठकर कैटी को बाहर भागने से पहले पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है। कैटी चिल्लाते हुए भागने की कोशिश कर रही होती है। तब जॉर्जी गुस्से में कैटी के सिर को बार बार जमीन में मारकर शांत कर देता है और फिर उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है। इसके बाद जॉर्जी कैटी के हाथ पैर को वायर से बांध देता है। कैटी अब चाहकर भी चिल्ला नहीं पाती। उसे इस हालत में देखकर जॉर्जी काफी खुश होता है। वो उसे टॉर्चर करते हुए कहता है बोलो मैं जॉर्जी को पसंद करती हूँ, पर कैटी कुछ भी नहीं कहती और जोर जोर से रोने लगती है। कैटी का पड़ोसी लड़का शोर सुनकर कैटी को आवाज देते हुए उसके कमरे में आने लगता है। इससे पहले कि वो लड़का कमरे में आए जॉर्जी छुप जाता है। लड़का जब दरवाजा खोलकर कैटी को इस हालत में देखता है तो वो हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके पास आता है। तभी जॉर्जी चाकू लेकर सामने आता है और लड़के के पेट पर कई बार वार करके उसकी बेरहमी से जान ले लेता है। कैटी बेचारी कुछ भी कर नहीं पाती और लाचार होकर ये सब देखती है। इसके बाद जॉर्जी कैटी के साथ गलत काम करता है। ये सब होने के बाद जॉर्जी को एहसास होता है कि उसने लड़के को मारकर और कैटी के साथ ऐसा करके कितना बड़ा गलत काम किया है। जॉर्जी खुद को मुश्किल में देखकर अपने दोनों भाई निकोले और इवान को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। जब वो दोनों आते हैं तो ये सब देखकर जॉर्जी पर काफी गुस्सा करते हैं और सोचते हैं सबसे कैसे निकलेंगे। इसके बाद इवान घर में पड़े कुछ ग्लव्स लेता है और अपने भाइयों को पहनने को देता है। फिर वो अपराध के सभी सबूत मिटा देते हैं और जॉर्जी के फिंगरप्रिंट भी साफ कर देते हैं। फिर इवान जबरन कैटी को केटामाइन खिलाता है, जो एक प्रकार का ड्रग होता है। इसे खाते ही कैटी बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लोग कैटी को बेहोशी की हालत में गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। इसके बाद जब कैटी को होश आता है तब वो खुद को एक बेसमेंट में पाती है और अपने दोनों हाथों में हथकड़ी बंधी हुई देखती है और वो लोग उसे प्रताड़ित कर रहे होते हैं। यहाँ कैटी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए वो उनसे पानी मांगती है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। कैटी रोते हुए चिल्लाकर उनसे खुद को जाने देने की विनती करती है, पर उन्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कैटी के पास जॉर्जी आता
है जो उसके लिए कपड़े और जूते लाया होता है। फिर वो कैटी के दोनों हाथों से हथकड़ी को खोलता है और उसे ड्रेस पहनाने के बाद जूते पहनाने लगता है। तभी कैटी मौका देखकर पास पड़ी एक बाल्टी से जॉर्जी को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बेसमेंट की खिड़की से भाग जाती है और सड़क पर आकर रोते हुए लोगों से मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी भाषा समझ नहीं पाता। तभी एक डिटेक्टिव कैटी को देखकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है। कैटी के साथ जो भी हुआ वो उसे बता देती है और कहती है वो अमेरिका में रहती है, पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो बल्गेरिया में है। ये सुनकर कैटी को विश्वास नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आ गई। फिर डिटेक्टिव उसे ऑफिस ले जाते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं। कैटी उनसे कहती है उसे अमेरिकी एम्बेसी जाना है ताकि वो वहाँ से अपने घर जा सके। इसके बाद डिटेक्टिव एक लेडी को बुलाते हैं ताकि कैटी से अच्छे से बात हो सके। वो लेडी का नाम एना होता है, जो कैटी को अकेले में बताती है कि वो जरूरतमंद लोगों के लिए एक सेंटर चलाती है। कैटी उसे सब कुछ बताती है कि कैसे 3 लोगों ने उसे किडनैप किया और फिर उसके साथ जो कुछ भी किया। एना कैटी से कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे बहुत दुख है। फिर एना अपने हाथों के कुछ निशान दिखाती है और कहती है मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ। कैटी उसे अमेरिकी एम्बेसी ले जाने के लिए कहती है। तब एना कार में कैटी को बैठा कर निकलती है। रास्ते में एना कहती है उसका घर अमेरिकी एम्बेसी के पास है, इसलिए वो पहले उसके घर चले। फ्रेश होकर और कपड़े बदलने के बाद एम्बेसी जाएंगे। कैटी को उस पर भरोसा होता है, इसलिए वो मान जाती है। घर आने के बाद एना कैटी से कहती है मेरे कपड़े बेसमेंट में है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। कैटी इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब एना उसे बेसमेंट में लाती है तब कैटी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ तीनों भाइयों ने उसे किडनैप करके रखा था। यहाँ तीनों भाई उसे घेर लेते हैं और एना कैटी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। एना गुस्से में कहती है तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की। यहाँ ये खुलासा होता है कि एना इन तीनों भाइयों की माँ है। ये जानकर कैटी को समझ आता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। फिर इवान कैटी के दोनों हाथों को हथकड़ी से बांध देता है और उसे बेरहमी से पीटता है। कैटी दर्द के मारे चिल्लाती रह जाती है। कुछ देर के बाद उन भाइयों के पिता आते हैं, जो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक रॉड लाए होते हैं। वो अपने बेटों को वहाँ से बाहर भेज देता है और फिर कैटी के शरीर में जगह जगह बिजली का झटका देने लगता है। इस वजह से कैटी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वो पिता जरा भी रहम नहीं करता और लगातार शॉक देता रहता है जब तक कैटी दर्द के मारे शांत ना हो जाए। जब पिता का इससे भी मन नहीं भरता तब वो उसके साथ घिनौने तरीके से बुरा व्यवहार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इवान फिर से कैटी के पास आता है। यहाँ कैटी की हालत बहुत खराब होती है। जब इवान उसके करीब आता है तब गुस्से में कैटी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर इवान अपना आपा खो बैठता है और अपने मुक्के से उसके चेहरे पर लगातार मारने लगता है। कैटी दर्द से छटपटाने लगती है। जब इवान रुकता है तब तक कैटी का चेहरा खून से पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और ऐसा लगता है मानो वो मरने वाली है। इसके बाद ये लोग उसी बेसमेंट में एक गड्ढा खोदते हैं और फिर कैटी को एक बड़े से बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। कैटी उनसे अपनी जान की भीख मांगती है, पर वो उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वो लोग बॉक्स में एक इलेक्ट्रोशॉक गन और कैटी का नेकलेस रखकर उसे जिंदा दफना देते हैं। गड्ढे को पूरी तरह से भर देते हैं ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। उन्हें लगता है कि कैटी दम घुटने की वजह से मर जाएगी, लेकिन कैटी उस बॉक्स में बंद होकर भगवान से मदद मांग रही होती है। तभी ताबूत के नीचे की मिट्टी धंस जाती है और वो नीचे एक पुराने सीवर सिस्टम में गिर जाती है। उसका ताबूत भी गिरकर टूट जाता है, जिससे कैटी की जान बच जाती है। कैटी की हालत बहुत खराब होती है। वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ती है। उसे आगे चलकर एक पुराना कपड़ा मिलता है जिसे वो पहन लेती है। कुछ देर भटकने के बाद कैटी को एक लाइटर मिलता है। खून से लथपथ, चोटिल और भूखी कैटी सुरंगों में आगे बढ़ती है, जहाँ उसे कुछ चूहे दिखते हैं। वो एक ट्रैप लगाकर चूहे पकड़ती है और लाइटर की मदद से उन्हें आग में पकाकर खाती है। कैटी यहाँ से बाहर निकलने की हालत में नहीं होती है और न ही उसे कोई रास्ता दिखता है, इसलिए वो कुछ दिनों तक वहीं पर रह जाती है। जब कैटी थोड़ी ठीक हो जाती है तब वो सुरंगों से आगे बढ़ना शुरू करती है, जहाँ उसे एक पुराना दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा सीधा एक चर्च कॉन्वेंट में जाकर खुलता है। चर्च में कैटी को फादर दिखाई देते हैं। फादर उसे देखकर समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो काफी डरी हुई होती है और उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। फादर दयालु स्वभाव के होते हैं। वो उसे भोजन, पानी, साफ कपड़े और एक बाइबल देते हैं। कैटी उन्हें धन्यवाद दिए बिना चुपचाप बाइबल अपने पास रख लेती है और यहाँ से चली जाती है। हालांकि वो अपने साथ हुई घटना फादर को नहीं बताती। कैटी कुछ दिनों तक सुरंगों में ही रहती है। समय के साथ फादर द्वारा दिए गए भोजन और आराम से उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। एक दिन कैटी को सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो अमेरिकी दूतावास के पास जाती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर वो वापस सुरंग के रास्ते चर्च लौट आती है। यहाँ फादर कैटी को देखते हैं और उससे कहते हैं मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैटी के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन कैटी उनकी बात नहीं सुनती। जाने से पहले कैटी बाइबल को पढ़ने के लिए खुला छोड़ देती है। फादर जब बाइबल देखते हैं तो उसका पेज खुला होता है
जिस पर लिखा होता है प्रतिशोध मेरा है। ये देखकर फादर समझ जाते हैं कि कैटी उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया। दरअसल कैटी ने फैसला कर लिया होता है कि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया वो उनसे बदला लेगी। वो सबसे पहले ऐना के कमरे में चुपके से जाती है और कुछ पैसे चोरी कर लेती है। इन पैसों से वो अपने लिए कपड़े, हथियार और टॉर्चर करने का सामान खरीदती है। इसके बाद कैटी ऐना और उसके परिवार के हर सदस्य की दिनचर्या पर नजर रखने लगती है। सबसे पहले वो जॉर्जी के पीछे पड़ती है। जब जॉर्जी कॉफी शॉप में होता है तो कैटी उसे दूर से दिखाई देती है। जॉर्जी उसे देखते ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसे सुरंग में बुलाती है जहाँ वो इतने दिनों से रह रही होती है। जॉर्जी भी सुरंग में उसका पीछा करते हुए आता है। जब जॉर्जी सुरंग के अंदर आता है तो कैटी उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब जॉर्जी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। कैटी उसे दर्द देने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती है। जॉर्जी के शरीर पर कई जगह कट लगाने के बाद कैटी उसके घाव पर ग्रीस लगाती है ताकि इन्फेक्शन हो जाए। जॉर्जी दर्द से छटपटाने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। कैटी कहती है, मैंने भी तुमसे मुझे छोड़ने के लिए कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद वो कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी, तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारूंगी। एक रात नाइट क्लब में निकोलाई ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन कैटी पहले ही उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देती है। ड्रग्स की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में भागता है। जैसे ही निकोलाई बाथरूम में जाता है कैटी बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो निकोलाई को धक्का देकर गिरा देती है और उसका सर बिना फ्लश वाले टॉयलेट में डाल देती है। कुछ ही देर में दम घुटने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन इन भाइयों का पिता चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। कैटी जानबूझकर उसके सामने आती है। पिता कैटी को देखकर घबरा जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पिता बेसमेंट में पहुंचता है जहां कैटी उसके सर पर पत्थर से वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। पिता जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो बेसमेंट में है और एक मेटल के बिस्तर से बंधा हुआ है। कैटी उसके प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक गन से शॉक देती है। पिता दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद कैटी उसके पूरे शरीर पर बिजली का झटका देती है और फिर उसके मुंह में एक बड़ा सा वायर ठूस देती है। बिजली का झटका लगने से उसका चेहरा जल जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद जब ऐना घर लौटती है तो उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो नीचे जाती है जहाँ कैटी उसे पीछे से धक्का देकर सीवर में गिरा देती है। ऐना जब होश में आती है तो देखती है कि सीवर में जॉर्जी के पास वो बंधी हुई है। अपने बेटे की यह हालत देखकर वो रोने लगती है। कैटी उसे फिर से मारकर बेहोश कर देती है। उधर इवान जब घर आता है और किसी को नहीं पाता तो वो भी बेसमेंट के रास्ते सीवर में पहुंचता है। जैसे ही कैटी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है वो छुप जाती है। यहाँ इवान जॉर्जी को बुरी हालत में देखता है। तभी कैटी उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब इवान होश में आता है तो खुद को मेज से बंधा हुआ पाता है। कैटी एक क्रशिंग मशीन इवान के प्राइवेट पार्ट पर लगाती है और उसे तब तक चालू रखती है जब तक कि वो पूरी तरह से कुचल नहीं जाता। इवान होश में आने के बाद कैटी से कहता है कि ऐना उसकी सौतेली माँ है। इवान खुलासा करता है कि उसके पिता ने ऐना को बचपन में किडनैप किया था और उसके साथ गलत काम किया, लेकिन जब ऐना ने जॉर्जी को जन्म दिया तो पिता ने उससे शादी कर ली। इवान आगे बताता है कि निकोलाई भी ऐना का ही बेटा है। ये सब जानने के बाद कैटी को ऐना के क्रूर स्वभाव का एहसास होता है कि ऐना भी उन मासूम लड़कियों के साथ गलत काम इसलिए करने देती है क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ है और ये साइको परिवार के लोग बिना किसी डर के मासूम लड़कियों को मारते थे। यहाँ कैटी ऐना और इवान दोनों को प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। कैटी ऐना से कहती है, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। जॉर्जी दर्द के कारण तड़पते हुए दम तोड़ देता है। ऐना ये सब देखकर रोती और चिल्लाती रह जाती है। उधर चर्च का फादर डिटेक्टिव से मिलता है। फादर उसे बताते हैं कि कैटी एक अजीब और खतरनाक स्थिति में है। ये डिटेक्टिव वही व्यक्ति होता है जिससे कैटी रास्ते में मिली थी। डिटेक्टिव फादर से कहता है, मैं उसकी मदद करूंगा। डिटेक्टिव सुरंगों में आता है। उधर कैटी ऐना को एक बड़े बॉक्स में बंद कर देती है। फिर वो इवान को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उसी समय डिटेक्टिव वहाँ पहुँचता है। वो कैटी को बंदूक की नोक पर रखते हुए कहता है, कैटी कानून को अपने हाथ में मत लो, ये तुम्हारे जीवन को और मुश्किल बना देगा। तभी इवान कैटी को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इवान उसे छोड़ दो, लेकिन इवान नहीं मानता। आखिरकार डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है जिससे इवान मौके पर ही मर जाता है। डिटेक्टिव कैटी को शांत करता और कहता है, अब इसे खत्म करो, ऐना को कानून के हवाले कर दो। कैटी अपनी भावनाओं को काबू में रखती है और ऐना को सजा दिलवाने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद ऐना को उसके परिवार के अपराधों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। डिटेक्टिव उसे जेल भेजने का इंतजाम करता है। कैटी डिटेक्टिव और चर्च के फादर को धन्यवाद देती है। वो सुरंगों से निकलकर अमेरिकी दूतावास में शरण लेती है और इसी के साथ ये